माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजी एग्जामिनेशन का हम लोग अभी पार्ट चल रहे हैं। हम लोग उस पर कई वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, डिजनरेशन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये सब पे हम लोग बात किए थे और कैसे उसको लिखना है, क्या क्या लिखना है बताते हैं आपको। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नियोप्लाज्म या ट्यूमर, है ना। उसमें हमको कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है और क्या क्या हमें लिखना आता है। तो नियोप्लाज्म या हम लोग ट्यूमर, इसमें सवाल क्या आता है। सबसे पहले आता है डिफाइन ट्यूमर या नियोप्लाज्म, इटियोलॉजी, स्प्रेड, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम लोग वन बाय वन करके बात करने जा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला नियोप्लाज्म या ट्यूमर, ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में जब माइटोसिस डिवीज़न अबनॉर्मल हो जाता है, एक्स्ट्रा अबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल प्रोड्यूसेस मास लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्यूमर, और ये जो नया सेल बनता है इसको क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। तो डिफिनेशन क्या लिखना है आपको कि इफ abnormal new cell division in any part of body known as neoplasm। ठीक है। नंबर 2 क्या लिखेगा कि द एक्स्ट्रा abnormal uncoordinated, है ना, द एक्स्ट्रा abnormal uncoordinated and purposeless growth of cell to produce mass like structure known as ट्यूमर। ये हो गया डिफिनीशन। फिर अब क्या करना होगा आपको, ट्यूमर इतना लिखने के बाद आपको अगर लग रहा है, आपको याद हो, तो आप सेल साइकिल को वहाँ पर बता देना है आपको कि ये जो ट्यूमर होता है वह किस डिवीज़न से होता है, बाय माइटोसिस सेल डिवीज़न। यानी वहाँ पर क्या बताएंगे आप इस चीज़ को, एक सेल यहाँ पर आप फोटो बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप उसको सेल में जो डिवीज़न के बारे में बताएंगे यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है वह उसमें एग्रीगेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोफेज। फिर उसके बाद इसमें जो सेंट्रियोल्स बनते हैं, और सेंट्रियोल्स बनने के बाद यहाँ पर आपको 2 तरह के सेंट्रियोल्स बनते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेटाफेज। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2 पार्ट में इसका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, इसको बोलते हैं एनाफेज। और उसके बाद 2 सेल बन जाता है डॉटर सेल, इसको बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं टेलोफेज। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है G0 फेज, G1 फेज, G2 फेज, पहले होगा G0 फेज, फिर उसके बाद G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, और इसके बाद फिर बन जाता है आपका नॉर्मल सेल। जैसा सेल था वह सेल फिर बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं M1 फेज बोलते हैं, और इसको M2 फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकेंड। तो 2 तरह के डिवीज़न होते हैं माइटोसिस में। अब बेनाइन ट्यूमर जो यहाँ पर बताएंगे आपको, बेनाइन और मैलिग्नेंट बताएंगे आपको हम, कि जब सिर्फ अगर पूरा का पूरा सेल साइकिल हो करके जब एक्स्ट्रा सेल बनता है तो उसको बेनाइन बोलते हैं, और जब सिर्फ इनकम्प्लीट सिर्फ इमेच्योर सेल डिवीज़न होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट। अभी आगे बताएंगे आपको हम। तो फिर से बात समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर माइटोसिस 1 और माइटोसिस सेकेंड। माइटोसिस 1 को बोलते हैं डिवाइडिंग सेल बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, और माइटोसिस सेकेंड को लोग मैचुरेशन फेज बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो माइटोसिस 1 को बोलते हैं डिवाइडिंग फेज, और माइटोसिस 2 को बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इतना चीज़ आप वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा आपको, नेक्स्ट पॉइंट देना होगा आपको टाइप्स, है ना। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, तो ट्यूमर के टाइप में लिखेंगे कि ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से ट्यूमर होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा लिखिएगा मैलिग्नेंट
मैलिग्नेंट। फिर लिखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। अगर डिफरेंस पूछता है, और डिफरेंस तो पूछता ही है ज़्यादातर केस में, तो अगर आपको डिफरेंस पूछता है तो आप क्या क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा बेनाइन ट्यूमर में लिखिएगा कि ऐसा ट्यूमर जो कि रिवर्सिबल होता है यानी ठीक हो जाता है, और वैसा ट्यूमर जो कि डेंजरस होता है, ठीक नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस में क्या लिखेंगे, इट इज़ रिवर्सिबल एंड लेस डेंजर ट्यूमर। इसमें क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबल एंड मोर डेंजर ट्यूमर। पहला लिखिएगा बेनाइन और मैलिग्नेंट में। दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें जितने भी सेल रहते हैं वो मैच्योर सेल रहते हैं। क्या लिखिए यहाँ पर कि ट्यूमर कंटेन मैच्योर सेल। आप नोट बना लीजिएगा जल्दी से, बोलते जा रहे हैं हमको हम। इसमें क्या लिखेंगे, ट्यूमर कंटेन इमैच्योर सेल, यानी इस बेनाइन मैलिग्नेंट हुई आपको। फिर क्या लिखेंगे आपको इसमें, बेनाइन में क्या लिखेंगे कि बेनाइन में अभी बताया था ना कि बेनाइन में जो सेल डिवीजन होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, उसमें डिवाइडिंग फेज भी होता है और मैचुरेशन फेज भी होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन कौन सा, डिवाइडिंग प्लस मैचुरेशन। इसमें क्या लिखेंगे कि अगला डिफरेंस करके कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली डिवाइडिंग। मतलब क्या है, बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है ना कि डिवाइडिंग मैचुरेशन दोनों होता है, जबकि मैलिग्नेंट में क्या होता है ना, सिर्फ डिवाइडिंग होते हैं। यहाँ लिखने के बाद अगला क्या डिफरेंस लिखिएगा, अगला डिफरेंस कि बेनाइन ट्यूमर में मैच्योर सेल होते हैं, और लिखा है तो बता दिया आपको हम, अब मैलिग्नेंट में आपको इमैच्योर होते हैं। अगला डिफरेंस लिखेंगे कि जो बेनाइन का जो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, बेनाइन का नोमेनक्लेचर, उसमें लास्ट में ओमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओमा। अब मैलिग्नेंट में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, लास्ट में अगर इपिथेलियल टिश्यू में होता है तो कार्सिनोमा लगाते हैं लास्ट में सफिक्स वर्ड में। और अगर मेजोडर्मल सेल हो, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू प्लस नर्वस टिश्यू, इस सब में क्या लगाते हैं हम लोग, सार्कोमा। तो नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, बेनाइन ट्यूमर में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, ओमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या लगाते हैं, सफिक्स वर्ड में कार्सिनोमा लगाते हैं एपिथेलियल में, और सार्कोमा लगाते हैं कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस में। इतना लिखने के बाद अगला क्या लिखा डिफरेंस में, अगला डिफरेंस क्या लिखना होगा आपको कि जो बेनाइन का जो ट्यूमर होता है ना, इसका कंसिस्टेंसी कैसा होता है, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट ऑस्टियोमा को छोड़ के। इसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी हार्ड होते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, याद रखिए इसका। अगला अंतर कि जो बेनाइन ट्यूमर का जो मार्जिन जो होता है वो रेगुलर होता है, लिखिएगा मार्जिन रेगुलर। इसका मार्जिन क्या होता है ना, मार्जिन इरेगुलर। इसका मार्जिन क्या होता है, मैलिग्नेंट का इरेगुलर होता है। अगला डिफरेंस क्या लिखेंगे, जो बेनाइन जो होता है, बेनाइन ट्यूमर वह नॉन हेमरेजिक होता है, जबकि मैलिग्नेंट हेमरेजिक होते हैं। ये होते हैं नॉन हेमरेजिक, ये होता है आपका हेमरेजिक। अगला जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वह दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियरेस्ट ऑर्गन कंप्रेस, नियरेस्ट ऑर्गन कंप्रेस्ड। इसमें क्या होता है ना, नियरेस्ट ऑर्गन इन्वेड, नियरेस्ट ऑर्गन क्या होता है, इन्वेड। ये डिफरेंस आप लिख लीजिएंगे, है ना। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या लिखेंगे बेनाइन ट्यूमर में कि यह स्प्रेड नहीं करता है। क्या लिखे, अगला डिफरेंस लिखेंगे, अगला डिफरेंस होगा आपको बेनाइन मैलिग्नेंट में, कि बेनाइन में लिखेंगे कि इट नॉट स्प्रेड। जो ट्यूमर होता है क्या होता है ना, यह नॉन स्प्रेड ट्यूमर।
ये क्या होता है ना, स्प्रेड करता है, स्प्रेड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन स्प्रेड करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, है ना, ये हम लिख देंगे। और इसके बाद आगे लिख सकते हो कि जो बेनाइन ट्यूमर में जो कॉज ऑफ डेथ किसकी वजह से हो सकता है, कंप्रेशन से, ऑब्स्ट्रक्शन से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या चीज़ से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन से या कंप्रेशन से। इसमें कॉज ऑफ डेथ क्यों होता है, ऑर्गन फेल से, ऑर्गन फेल्योर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है ना, ऑर्गन फेल हो जाते हैं, जबकि बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, कंप्रेशन या ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इतना तो माइक्रोस्कोपी लिख सकते हो। और डिफरेंस क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ताकि देखो उतना ही अभी आपको याद करना है जितना कि आप आराम से लिख सकते हो। तो बेनाइन ट्यूमर में अब लोग सेलुलर लेवल पे आते हैं। सेलुलर के डिफरेंस में जो बेनाइन ट्यूमर का जो सेल होता है ना, उसका जो सेल होते हैं आपका एक रेगुलर सेल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे आपको रिसेप्टर होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर नहीं होता है। क्या लिखेंगे, मैलिग्नेंट सेल पर रिसेप्टर नहीं होता है। दूसरा अंतर, बेनाइन सेल का जो स्ट्रक्चर है वह नॉर्मल होता है, मैलिग्नेंट का जो स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस। अगला, बेनाइन ट्यूमर सेल एडहेसिव होता है, जबकि मैलिग्नेंट सेल जो था अमीबॉइड होते हैं, नॉन एडहेसिव होते हैं। अगला अंतर, बेनाइन सेल का जो न्यूक्लियस होता है सेल के साइज से आपको हाफ होता है, जबकि इसमें जो आपको मैलिग्नेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है आपको सेल के साइज के लगभग इक्वल होता है। अगला, इसमें जो आपको न्यूक्लियस जो होता है या डीएनए आपको नॉर्मल होते हैं, जबकि इसमें आपको डिवाइडिंग नेचर के होते हैं या हाइपरक्रोमैटिक होते हैं। अगला अंतर, बेनाइन सेल में जो होता है ना मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, जबकि मैलिग्नेंट सेल में मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और लास्ट अंतर, बेनाइन सेल का जो फंक्शन है, बेनाइन ट्यूमर का सेल का फंक्शन एक नॉर्मल सेल के जैसा होता है, जबकि मैलिग्नेंट सेल का जो ट्यूमर का सेल का फंक्शन लॉस रहता है, उसका फंक्शन नहीं होता है। इतना आप जो है वीडियो को बैक कर करके आप डिफरेंस को याद कर लीजिएगा। वो सारे डिफरेंस आपको उसमें बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंस में लिखना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अगला, उसी में आपको कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, यानी जो ट्यूमर है स्प्रेड कैसे करते हैं। तो याद रखिए, लिखिए स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। याद रखिएगा कि जो बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता है, वहाँ पहले क्या लिख दीजिएगा, बेनाइन ट्यूमर नेवर स्प्रेड, है ना। तो क्यों नहीं स्प्रेड करता है बेनाइन ट्यूमर, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर आपको एडहेसिव होते हैं, नॉन अमीबॉइड होते हैं। और जो आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यों आपको स्प्रेड करते हैं, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करता है क्योंकि यह मेटास्टैटिक नेचर का होता है, क्योंकि अमीबॉइड होता है, एमॉर्फस होता है, मोटाइल होता है, माइटोटिक होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर में आप लिख दीजिएगा कि बेनाइन ट्यूमर नॉट स्प्रेड बट मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड ड्यू टू, क्या क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा कि माइटोटिक नेचर होता है, दूसरा मेटाबोलाइट होता है, मेटाबोलाइट होता है, तीसरा मोटाइल होता है ना, मोटाइल। और उसके बाद अगला क्या है, अमीबॉइड नेचर का होता है, अमीबॉइड। इसलिए क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको स्प्रेड करते हैं। ये लिख दीजिएगा आपको कि व्हाई द मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड ड्यू टू इसका माइटोटिक नेचर होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म होते हैं, इसमें आपको मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इसका जो शेप होता है वह एमॉर्फस होता है, यानी कि अमीबॉइड होते हैं। इसीलिए यह जो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यह स्प्रेड करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। अब चलो अगली पॉइंट जो बात करने जा रहे हैं कि ये स्प्रेड करता किस वे से है, तो आप अगला लिखेंगे क्या इसमें, वे ऑफ स्प्रेड, किस किस रास्ते से स्प्रेड करते हैं। तो पहला क्या लिखा है इसमें, बाय कंटिन्यूटी। बाय कंटिन्यूटी में लिखिएगा, पहला लिखिएगा बाय कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डायरेक्टली ट्यूमर सेल चले जाते हैं। ये कब होता है? जैसे लंग्स कैंसर में एक लोब में है तो दूसरे लोब में चला जाएगा, दूसरे में है तीसरे में चला जाएगा, तीसरे में है वहाँ पर क्या होता है एक लंग से दूसरे लंग्स में चले जाएंगे। यानी वहाँ पे बाई कंटिन्यूटी में होता है कि बाई ऑर्गन टू ऑर्गन। दूसरा होता है बाई कंटिज्यूटी। मतलब वो क्या होता है कि पेनिट्रेट कर देता है, बाउंड्री वाल को पेनिट्रेट कर देता है। कैसे? जैसे लंग्स में कैंसर था, लीवर में आ गया, किसके थ्रू? डायफ्राम को पेनिट्रेट करके। अब मान ली ब्रेस्ट में कैंसर था, लंग्स में चला गया, कैसे चला गया? पेक्टोरस मसल्स को पेनिट्रेट करके, और फिर ये प्लूरा को पेनिट्रेट करके चला गया। तो यानी कि क्या है कि जो कैंसर जो चला गया तो बाउंड्री पेनिट्रेट करके क्या बोलेंगे उसको? बाई कंटिन्यूटी। थर्ड में क्या बोलेंगे? बाई लिम्फेटिक। लिम्फेटिक वेसल जो होता है ना, मोस्ट कॉमन है कैंसर सेल को स्प्रेड करने का। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स आर मोस्ट कॉमन स्प्रेड टू कैंसर, यानी कि वो बहुत कॉमनेस्ट होता है जो कैंसर को स्प्रेड कराता है वो। तीसरा में क्या लिखेंगे? अगला बाई वेन। अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे उसमें बाई वेन। वेन के द्वारा क्या हो सकता है ना कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो कैंसर चला जाता है। मोस्ट कॉमन क्या है ना कि कोई भी कैंसर वेन के थ्रू लंग्स में चला जाता है उसमें। अगला क्या लिखेंगे उसमें? बाई आर्टरी। आर्टरी के थ्रू तो बहुत रेयर जाते हैं, कैंसर स्प्रेड करता है ना, आर्टरी के थ्रू बहुत कम जाता है। वेन के थ्रू बहुत एग्जांपल कॉमन होता है, रेक्टम कैंसर लंग्स में चले जाते हैं, किसके थ्रू? पोर्टल वेन के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल भी आप उसको लिख दीजिएगा उसमें। उसके बाद अगला आता है बाई लुमेन, यानी कि लुमेन में या डक्ट के थ्रू क्या होता है ना कि डायरेक्टली वह ऑर्गन टू ऑर्गन क्या होते हैं वह चले जाते हैं। तो इस तरह से कैंसर क्या है आपका कि आपको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे यह स्प्रेड करता है। अब क्यों स्प्रेड करता है सारी बातें आपको बता चुके हैं कैंसर के बारे में। तो ये था आपको स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है आपको ना, एक पॉइंट और है, जैसे इटियोलॉजी का कोई पूछता है आपसे, है ना, कभी कभी पूछता है इटियोलॉजी ऑफ ट्यूमर के बारे में, तो पूछे चाहे नहीं पूछे आपको लिखना होगा, है ना, पूछे नहीं पूछे क्या लिखना होगा? आपको इटियोलॉजी लिखना होगा। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा? पहला लिखिएगा एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन, क्योंकि रियल में वहाँ पर पता नहीं चलता है कि आखिर किस वजह से कैंसर हुआ, तो वहाँ के पता नहीं चल पाएगा ना, वहाँ पे एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन होता है। लेकिन वहाँ पर फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहला? तो पहला लिखेगा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या लिखेंगे कि फिजिकल फैक्टर में लिखिएगा पहला रेडिएशन, जिसमें आपको क्या होता है ना कि जितने भी आपको लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होते हैं ना, लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से आपका ट्यूमर डेवलप होता है। क्या लिखेंगे रेडिएशन में? लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। दूसरा क्या लिखेंगे? रिपीटेड ट्रॉमा, रिपीटेड फ्रिक्शन। इसके कारण क्या होते हैं आपको ट्यूमर वहाँ पर डेवलप करते हैं, याद रखें इसके बारे में। रिपीटेड ट्रॉमा के कारण डेवलप करते हैं। तो फिजिकल में आप इतना लिख देंगे, रेडिएशन हो जाएंगे, रिपीटेड ट्रॉमा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपके केमिकल में क्या हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए सपोज स्मोकिंग हुआ, टोबैको हुआ, कंट्रास्ट है, डाई है, फ्री रेडिकल है, रेडियो एक्टिव केमिकल्स है, ये सब क्या होता है आपको कि कैंसर प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सब मिलेंगे आपको क्या? केमिकल में। अगला हो जाएंगे बायोलॉजिकल में क्या होता है ना कि जैसे आपको वायरस, HPV वायरस, HLV वायरस, HMP वायरस, या फिर आपको बायोलॉजिकल में जैसे आपको ट्रिपोनिया पैल्डम होते हैं, या फिर H. पाइलोरी बैक्टीरिया है जो कि स्टमक कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो ये सब बायोलॉजिकल आप लिख सकते हो वायरस में, जैसे HLV, HPV, HMV, ये सब वायरस जो होते हैं आपको कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। और बैक्टीरिया में आप लिख दीजिएगा H. पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि आपको स्टमक कैंसर प्रोड्यूस करता है, ट्रिपोनिया पैल्डम जो कि ओरल कैंसर प्रोड्यूस कराते हैं। इस तरह से आप जो है बायोलॉजिकल में आप नाम लिख देंगे उसके, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? कुछ जेनेटिक लिख देंगे वहाँ पे, है ना, कुछ जीन के कारण जो होता है आपको, जीन के कारण आपको डेवलप होता है। जैसे जीन में आपको आ जाएंगे जैसे आरबी जो है रेटिनोब्लास्टोमा जीन, नेफ्रोब्लास्टोमा जीन, WT जीन, बीम्स ट्यूमर जीन, ये सब जीन जो होता है आपको कैंसर प्रोड्यूस कराते रहते हैं। इसके बाद अगला जो आपको आता है हार्मोन में क्या लिखेगा? HCG हार्मोन लिखेंगे। HCG हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर कराता है वो। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि आप वहाँ पे कॉज लिख दीजिएगा कि फैक्टर लिखेंगे कौन कौन से फैक्टर से
ट्यूमर डेवलप होता है। इसके बाद फैक्टर कॉज लिखने के बाद और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो ट्यूमर का डायग्नोसिस जो होता है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, सबसे पहला आता है आपको इसमें नंबर 1, आप पहला तो है फिजिकल अपीयरेंस, पहला है क्या, फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पता आपको नहीं चलेगा। नंबर 2, USG ऑफ एफेक्टेड ऑर्गन, जहाँ एफेक्टेड ऑर्गन वहाँ पर USG कराएंगे। थर्ड में क्या कराते हैं हम लोग, बायोप्सी, आप बायोप्सी में FNSC या फिर सर्जिकल बायोप्सी कर लेते हैं हम लोग। इसका अगला क्या कराते हैं हम लोग, इसके बाद CT स्कैन, इसके बाद क्या करते हैं, कैंसर मार्कर, उसके बाद क्या कराते हैं, पैट स्कैन, इतना जांच करा लेते हैं, डायग्नोसिस करा लेते हैं। इतना आपको जब क्वेश्चन आता है तो आप ट्यूमर का इस तरह से क्वेश्चन लिखिएगा। ट्यूमर का क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले डिफिनीशन लिख देना आपको है, डिफिनीशन के बाद आप उसका टाइप लिखिएगा, टाइप में बेनाइन मैलिग्नेंट लिखना है, तो उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस लिख दीजिएगा, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको स्प्रेड लिखना है कि स्प्रेड कैसे होते हैं, उसका कॉज लिख देना है कि कौन कौन से कॉज होते हैं, उसके बाद आप उसको डायग्नोसिस लिख देना है। ये आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पर ट्यूमर का बन जाता है। आप इसको बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।